संजय रॉय वह शख्स हैं जिसके ऊपर आरोप लगा था कि उसने आरजी कर अस्पताल में एक डॉक्टर की मृत्यु की थी। उसका कहना है कि जब वह सेमिनार हॉल में पहुंचा था तो वहां पर डॉक्टर पहले से ही मरी हुई थी। लेकिन कितना सच है, कितना झूठ है पॉलीग्राफ टेस्ट में, और आगे आगे क्या बोला? क्या सीबीआई को उसकी बातों पर भरोसा है? और क्यों ऐसा लग रहा है कि संजय रॉय अभी भी बहुत कुछ छुपा रहा है? इन सब पर बात करने के लिए आप सभी का वीडियो को लाइक करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दिल से धन्यवाद। कहानियां अनेक में आप आज सुनेंगे कि कैसे संजय राय और संदीप घोष ने पूरे केस को अलग ही अंदाज में बदल दिया है। आज हम बात करेंगे संजय रॉय की, वह शख्स जिसके ऊपर लगातार आरोप लग रहे थे कि उसी ने 9 तारीख की सुबह लगभग 4:30 के वक्त एक डॉक्टर की मृत्यु की थी। इसके पहले हमने बात की थी कैसे एक के बाद एक जो सबूत है, चाहे फॉरेंसिक रिपोर्ट की बात करें, ऑनटोप्सी रिपोर्ट की बात करें, सीसीटीवी की बात करें, ये सारे जो सबूत है वह इशारा कर रहे थे कि इसमें संजय रॉय ही मुख्य आरोपी है। लेकिन अभी उसका पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया और जो सूत्र हमें बता रहे हैं उसके मुताबिक पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान संजय रॉय ने कुछ चौंकाने वाले बयान दिए। संजय रॉय का यह कहना है कि उस रात वह पहुंचा तो जरूर था सेमिनार हॉल में, लेकिन जब वह पहुंचा तो वहां पर पहले से ही डेड बॉडी थी। कितना सही बोल रहा है संजय रॉय और कितना गलत, यह तो जांच एजेंसियां ही बता पाएंगी। लेकिन जब हमने अपने सूत्रों से बात की तो इस बारे में उनका जो कहना है उसकी वजह से मुझे लगता है कि इस पर चर्चा करना बेहद जरूरी हो जाता है कि संजय रॉय क्या असल में सही बोल रहा है या फिर किसी ने उसके खिलाफ साजिश कर उसे फंसाने की कोशिश की है। देखिए, इसके पहले हमने बात की थी तो उस वक्त हमने 3 आधार बताए थे जिसके मुताबिक उसके बिना पर ऐसा लग रहा था कि संजय रॉय ने ही घटना को अंजाम दिया था। पहला था फॉरेंसिक रिपोर्ट, और फॉरेंसिक रिपोर्ट में कैसे डीएनए जो था मृतिका का वह संजय रॉय से मैच कर जाता है। दूसरा सबूत था इस मामले की सीसीटीवी फुटेज। आपने वह तस्वीर भी देखी होगी, आरजीकर अस्पताल के तीसरे मंजिले पर जो सीसीटीवी लगी थी, उस सीसीटीवी में कैद होता है। और जब वह कैद होता है तो यह वही वक्त था जब विशेषज्ञों के मुताबिक उस डॉक्टर की मृत्यु किया जाता है। तीसरा और सबसे बड़ी वजह थी इस मामले की टोपसी रिपोर्ट, जो साफ साफ इशारा कर रही थी कि संजय रॉय ही मुख्य आरोपी है। लेकिन अब सीबीआई ने इसमें पॉलीग्राफ टेस्ट कराया। पहले तो हम आपको समझा दें कि पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वह क्या करता है, उससे क्या पता चलता है और क्यों ऐसा सीबीआई करती है। पॉलीग्राफ टेस्ट क्यों कराती है, सीबीआई इसके बारे में भी चर्चा करना बेहद जरूरी है। देखिए, दरअसल पॉलीग्राफ टेस्ट को एक दूसरे नाम से जाना जाता है। उसका नाम होता है लाइफ डिटेक्टर टेस्ट, यानी कि आप सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, मशीन इसे पकड़ लेती है। इसके बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। पहले इस चर्चा को खत्म करते हैं कि संजय रॉय ने पॉलीग्राफ टेस्ट में क्या कुछ बोला। तो संजय रॉय से सीबीआई ने एक लंबा चौड़ा सवाल बनाया हुआ था। जो टेस्ट करते हैं वो मैं बता दूं कि सीबीआई के अधिकारी नहीं रहते। जहां पर टेस्ट होता है वहां पर सीबीआई के अधिकारी मौजूद नहीं रहते हैं। टेस्ट करने के दौरान सीएफएसएस यानी कि सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैब के एक्सपर्ट्स होते हैं और उन्हें एक सवालों की लंबी लिस्ट दी जाती है। वह जो लंबी लिस्ट होती है उसमें कई तरह के सवाल होते हैं और उन्हीं में जुड़ा होता है घटना से रिलेटेड सवाल कि उस घटना की क्या जानकारी सामने वाला शख्स दे रहा है, और इस मामले में संजय रॉय मामले को लेकर क्या सही जानकारी दे रहा है, क्या गलत जानकारी दे रहा है। इन सब को लेकर एक लंबे चौड़े सवालों की लिस्ट थी सीएफएसएल के जो एक्सपर्ट थे उनके पास में। और जो मुख्य सवाल थे वो यही थे कि आखिरकार संजय रॉय उस रात क्या कर रहा था, अस्पताल क्यों पहुंचा था, और आखिरकार ये सब किया क्यों। उसने इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए सीबीआई के अधिकारी बहुत ज्यादा उत्साहित थे। जर्नलिस्ट, हम लोग बहुत ज्यादा बेसब्र से इंतजार कर रहे हैं कि इन सवालों के सही जवाब कब मिलेंगे, और आप और आपके साथ साथ देश की पूरी जनता, कि आखिरकार उस डॉक्टर को इंसाफ कब मिलेगा। वो इंसाफ जिसकी लड़ाई में आप हम सब मिलकर कर रहे हैं, और यह लड़ाई करनी भी चाहिए क्योंकि वो डॉक्टर बेकसूर थी, वो निर्दोष थी, उसने कुछ गलत नहीं किया था। मुझे लगता है कि ऐसे शख्स का नाम जल्द जल्द बाहर आना चाहिए और उसे कड़ी से कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए।
संजय रॉय से जब पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान और पॉलीग्राफ टेस्ट कोलकाता की प्रेसिडेंसी जेल में किया गया और पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान संजय रॉय से पहले पूछा गया कि क्या वह अस्पताल पहुंचा था, उसने जवाब दिया, हाँ, मैं अस्पताल आया था। उससे पूछा कि तुम अस्पताल कितने बजे पहुंचे? उसने बोला कि सुबह के लगभग 4 बजे रहे होंगे, जब मैं बाइक से अस्पताल पहुंचा। फिर सीबीआई के अधिकारियों ने पूछा कि उसके बाद क्या किया? संजय रॉय ने बताया कि मैं सेमिनार हॉल पहुंचा, लेकिन सेमिनार हॉल पहुंचने के पहले मैं इमरजेंसी वार्ड में पहुंचा था। इमरजेंसी वार्ड के गेट से होते हुए मैं अस्पताल के दूसरे मंजिले पर पहुंचा और दूसरे मंजिले के बाद मैं अस्पताल के तीसरे मंजिले पर पहुंचा, जहां पर सेमिनार हॉल है। और यह महत्वपूर्ण इसके लिए है दोस्तों, क्योंकि इसी सेमिनार हॉल में एक 30 साल की डॉक्टर के साथ संजय राय ने गलत काम किया था। सीफल के एक्सपर्ट्स ने पूछा कि सेमिनार हॉल में पहुंचने का वक्त क्या था। उसने बोला कि लगभग सुबह के 4 बजे रहे थे। यहां तक संजय रॉय सब कुछ सच बोलता है। उसके बाद सीबीआई के अधिकारियों ने पूछा कि इसके बाद क्या हुआ। संजय ने जो जवाब दिया वह किसी के लिए भी यकीन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी तक जो सबूत आ रहे थे वह उससे अलग है। उसने कहा कि जब मैं सेमिनार हॉल पहुंचा तो वहां पर मैंने देखा कि एक महिला सोई हुई है। मैंने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वह उठी नहीं। और फिर उसको ऐसा लगा कि या तो महिला बहुत ज्यादा नींद में सोई है। उसने थोड़ी देर और उठाने की कोशिश की, लेकिन महिला उठी नहीं। संजय रॉय के इस जवाब के बाद में जो सीएफए सेल के अधिकारी थे, उन्होंने सीधा सवाल किया कि क्या तुमने उस महिला की मृत्यु किया? संजय रॉय ने जवाब दिया कि नहीं। दरअसल जब मैं वहां पर पहुंचा तो वहां पर महिला की पहले से ही मृत्यु हो चुकी थी और उसके बाद वह रूम से बाहर निकल गया। लेकिन सीबीआई के अधिकारियों से जब मैंने पूछा कि क्या आपको लगता है कि संजय रॉय सच बोल रहा है, गलत बोल रहा है, क्या आपके मन में चल रहा है अब सही क्या है, गलत क्या है, वह अभी किसी को पता नहीं है। वह सिर्फ और सिर्फ संजय रॉय को पता है। कितना सही है, कितना गलत, इसका अंदाजा हम खुद करेंगे। और इस तरह से करेंगे कि मुझे लगता है कि आप भी अपना अंदाजा इसमें दे पाएंगे कि क्या सही है क्या गलत। देखिए, जिस दिन संजय रॉय अस्पताल पहुंचा था, 9 अगस्त जिस दिन डॉक्टर की हत्या हुई थी, उसके सेमिनार हॉल में पहुंचने का वक्त था 4:30 सुबह, और वह सेमिनार हॉल में था 4:30, और वह 29 मिनट तक संजय रॉय सेमिनार हॉल के अंदर था। अब आपके मन में सवाल आएगा कि अगर कोई शख्स किसी कमरे में घुसता है और वहां पर देखता है कि किसी महिला की लाश पड़ी हुई है, 29 मिनट तक आखिरकार वह वहां पर करेगा। क्या 29 मिनट रहने के बाद जब वह कमरे से बाहर निकलेगा तो क्या वह किसी को इसकी जानकारी नहीं देगा कि यहां पर एक डेड बॉडी है, जबकि संजय रॉय ने देख लिया था कि वहां पर सीसीटीवी लगा हुआ है। क्योंकि सीसीटीवी की जो फुटेज हमने देखी उसमें देखा संजय राय निकलने के बाद वह देखता है कि सीसीटीवी लगा हुआ है। इस पर वह फिर वापस जाता है और थोड़ी देर बाद बड़ी तेजी से भागते हुए निकल आता है। तो 29 मिनट तक सबसे पहला सवाल होता है कि 29 मिनट तक आखिरकार संजय राय वहां कर क्या रहा था। अगर वह महिला डॉक्टर पहले से मरी है तो 30 मिनट तक कर क्या रहा था। वो दूसरा सवाल ये है कि अगर 29 मिनट तक अब वो वहां पर मौजूद था और सेमिनार हॉल के अंदर घुसा था, उसके घुसने की वजह क्या थी? आखिरकार क्यों सेमिनार हॉल वो पहुंचा था? या दूसरे सवाल का जवाब अभी तक संजय रॉय ने सही तरीके से दिया नहीं है। तीसरा सवाल ये खड़ा होता है कि संजय रॉय का डीएनए आखिरकार उस डॉक्टर के डीएनए से मैच क्यों हो रहा है। मुझे जो सीबीआई के अधिकारियों ने बताया है, मुझे मेरे सूत्रों ने जो बताया हुआ है, और उन सबको जब मैंने पढ़ा है, तो मैं आपको साफ तौर पर और दावे के साथ ही मैं बोलती हूं, वहां पर अलग रूप में मौजूद थे। जैसे नाखून के टुकड़े जब ले गए तो उसमें संजय रॉय के स्किन मिले। संजय रॉय के ऊपर जो जख्म थे, जो कि मृतिका ने बहुत मुमकिन कि अपने आप को बचाने के लिए आखिरी लड़ाई के दौरान उसके नाखून से जो स्किन के टुकड़े मिले थे, वो मैच किए संजय रॉय से कि शरीर पर जो 2 जख्मों के निशान थे, उसे जब मैच किया गया तो वो यही लगा। उसकी डीएनए रिपोर्ट जो आई, उससे भी यही लगा कि हो सकता है मृतिका उस रात में किसी हाथापाई में तो जरूर शामिल थे। इसके अलावा उसके शरीर के जो पसीना था, उससे भी डीएनए लिया गया। तो ये सारी चीजें थीं। वह एक बात को प्रूफ कर रही थी, प्रूफ कर रही थी कि संजय रॉय इस मौत के लिए जिम्मेदार है। तो तीसरा जो अहम सवाल हम बात कर रहे थे कि संजय राय का डीएनए आखिर क्यों मैच हो गया फॉरेंसिक की रिपोर्ट से, चौथा इसमें सवाल खड़ा होता है
कि संजय रॉय अगर सेमिनार हॉल में पहुंचा और उसने देखा कि डेड बॉडी है, तो उसने जाकर किसी और को जानकारी क्यों नहीं दी। इतना तो उसे पता था कि एक डेड बॉडी को छुपाया नहीं जा सकता है। सीसीटीवी लगा हुआ है, तो उसको यह भी पता है कि वह कैमरे में हो चुका है। शक तो उसके ऊपर जाएगा, लेकिन इसके बाद भी उसने किसी को बताया नहीं। और अगले दिन जब पुलिस उसे गिरफ्तार करके लेकर आई, तब जाकर यह बात सामने आई कि उस डॉक्टर की मौत का जिम्मेदार कौन हो सकता है। पांचवा और सबसे अहम सवाल खड़ा होता है कि संजय रॉय पहले जाता है इमरजेंसी वर्ल्ड की तरफ, उसके बाद जाता है दूसरे मंजिल की तरफ, और उसके बाद वह जाता है सेमिनार हॉल की तरफ। यानी कि उसने मन में एक टारगेट बना लिया था कि उसे सेमिनार हॉल पहुंचना है। और पहुंचने की वजह क्या हो सकती है? क्या डॉक्टर की कोई रंजिश थी? क्या किसी के कहने पर वह कुछ करना चाह रहा था? उन सारे सवालों के जवाब अभी ढूंढना बाकी है। लेकिन यह अहम सवाल हो जाता है कि आखिरकार वह सेमिनार हॉल में पहुंचा क्यों था? तो ये 5 ऐसे तथ्य, ऐसे सबूत हमारे सामने मौजूद हैं, जिसके बिना पर यह लग रहा है कि पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान संजय रॉय ने झूठ बोला है, और सीबीआई के जो अधिकार हैं, उनका ये कहना है कि वह कोई क्लीन चिट संजय रॉय को नहीं दे रहे हैं। अभी भी वह संजय रॉय की बातों पर भरोसा नहीं कर रहे। उनको लगता है कि संजय रॉय झूठ बोल रहा है, अपने आप को बचाने की आखिरी कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर संजय रॉय थोड़ा भी सच बोल रहा है, तब कुछ और सवाल खड़े होते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने पहले ही और संजय रॉय को वहां पर मोहरा बनाकर भेजा गया। इस पर भी चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? 4 और लोग थे वहां पर उस रात उस डॉक्टर के साथ, जिन्होंने रात 12 बजे डॉक्टर के साथ में डिनर किया। रात 1:30 तक नीरज चोपड़ा का पेरिस ओलंपिक का मैच देखा, और उसके बाद से वह डॉक्टर अकेली थी। उन 4 लोगों के नाम मैं आज आपको बताती हूँ, और इनका भी पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है। उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। डॉक्टर गुलाम आजम, ये वह शख्स है जिसे सेमिनार हॉल के आसपास देखा गया था। उस रात डॉक्टर आर्क, डॉक्टर शुभदीप महापात्र और डॉक्टर सौमित्र रॉय, या 4 लोग हैं जो अभी भी शक के घेरे में, और सीबीआई उनका पॉलीग्राफ टेस्ट करवा चुकी है। इनके जो पॉलीग्राफ टेस्ट के रिपोर्ट है, उसके आधार पर ही सीबीआई अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी। लेकिन इन चारों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की वजह यही थी कि इन चारों ने अपने बयान में बोला था कि हम कब मिले थे, हमने कब मृत शरीर को देखा था। लेकिन उन चारों ने यह बोला कि हमारा मौत से कोई लेना देना है नहीं, हम जरूर डिनर किए, हमने जरूर नीरज चोपड़ा का मैच देखा। लेकिन रात 1:30 के बीच वह सेमिनार हॉल से बाहर निकलकर स्लीपिंग रूम में जाते हैं। उसके बाद में पूरे दिन अस्पताल में रहते हैं, और अगली सुबह इनमें से एक शख्स 9 बजे के करीब आता है और देखता है कि जो डॉक्टर है उसके साथ किसी ने घिनौना हरकत की है, जिसके बाद में पूरे अस्पताल को यह जानकारी मिलती है। तो उन चारों ने अपना बयान दिया था, लेकिन सीबीआई को पूरी तरह से उनकी बातों पर भरोसा नहीं था, उनके बयानों पर भरोसा नहीं था। इसी वजह से उनका भी पॉलीग्राफ टेस्ट कराया गया है। तो यह बात हो गई उन चारों लोगों की। इसके बाद हम बात करते हैं संदीप घोष ऑफ प्रिंसिपल, जिसके ऊपर पहले दिन से आरोप लग रहा है, और सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में आरोप लगाया कि संदीप घोष वो शख्स है जिसने कि सबूतों के साथ में छेड़छाड़ की है। क्यों कर रहा था संदीप घोष छेड़छाड़? क्या उसी ने संजय रॉय को सेमिनार हॉल में भेजा था? क्या दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे? इन सारे सवालों के जवाब अभी निकालना बाकी है, लेकिन कहीं ना कहीं संजय रॉय ने यह बोलकर एक रहस्य जो होता है उसको और बढ़ा दिया है। आज डॉक्टर संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है, उनसे भी इन सब चीजों को लेकर सवाल जवाब किया जाएगा। उनके घर पर सीबीआई ने छापेमारी की थी, तो उन सभी सवालों के जवाब मिलना बहुत जरूरी है। लेकिन सूत्रों का यही कहना है कि अगर एक लाइन में बता पाऊं कि क्या संजय रॉय ने जो दावा किया है कि जब वह सेमिनार हॉल में उस रात पहुंचा, यानी कि 9 तारीख की सुबह लगभग 4 बजे, तो क्या उस वक्त उस कमरे में, उस सेमिनार हॉल में एक मृत बॉडी पहले से पड़ी हुई थी? डॉक्टर का मृत्यु पहले से ही हो चुका था। सीबीआई के अधिकारी इस बात पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि अभी तक जो सबूत मिले हैं, और एक और चीज मैं बता दूं, आपको दिमाग से उतर रहा था, मुझे क्यों ऐसा लगता है कि संजय रॉय का हाथ ही हो सकता है। दरअसल इस मामले में जब ऑटोप्सी की गई थी, तो ऑटोप्सी के दौरान टाइम ऑफ डेट पता करने की कोशिश की गई थी कि कौन सा ऐसा अनुमानित वक्त हो सकता है जब उस डॉक्टर की मौत हुई हो सकती है।
तो जो शुरुआत में सैंपल कलेक्ट किए गए थे, उसकी डिटेल रिपोर्ट आना बाकी है, जो शुरुआत में सैंपल कलेक्ट किए गए थे। उसके मुताबिक डिनर के 4 घंटे बाद उस डॉक्टर डिनर का जो वक्त था, आपको याद होगा, डिनर लगभग 12 बजे के आसपास किया था उस डॉक्टर ने। और 4 घंटे बाद यानी कि लगभग 4:30 बजे के आसपास अनुमानित तौर पर उस डॉक्टर की मौत हुई है। और उस टाइम फ्रेम में अगर कोई फिट बैठता है तो वह है संजय रॉय, क्योंकि वह 4:30 मिनट पर सेमिनार हॉल में जाता है। 29 मिनट तक वह सेमिनार हॉल के अंदर था, वह वक्त जिस वक्त उस डॉक्टर की मृत्यु हो चुकी थी। अब मैं आपको संक्षेप में बता दूं कि दरअसल यह पॉलीग्राफ टेस्ट होता क्या है, कितना इस पर भरोसा करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए। अब सामान्य भाषा में बोलूं तो पॉलीग्राफ टेस्ट का मतलब है कि झूठ पकड़ने वाली मशीन लाइट डिटेक्टर टेस्ट। लेकिन कैसे काम करता है, ये दरअसल होता क्या है? पॉलीग्राफ टेस्ट में आप एक कुर्सी पर बैठ जाते हैं और कुर्सी पर बैठने के बाद आपके शरीर में अलग अलग जगह पर कुछ मीटर लगाए जाते हैं जो वायर की तरह दिखते हैं। और इसके पीछे, जैसे अगर आपने आप में से लोगों ने ईसीजी कराया होगा, तो ठीक उसी तरह की प्रक्रिया होती है। लेकिन उसमें कुर्सी पर आपको बैठना होता है, कोई इंजेक्शन देने की जरूरत नहीं होती, किसी शख्स को कोई उसमें मेडिसिन नहीं दिया जाता है, आप पूरी तरह से कॉन्शियस रहते हैं। तो जो वायर्स लगाए जाते हैं वह आपके बॉडी के इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जो होते हैं उसको पकड़ने की कोशिश करता है इसको। और अगर सरल भाषा में बोलूं तो जो आपकी हार्ट रेट है, जो आपका ब्लड प्रेशर है, जो आपका रेस्पिरेशन है और जो आपका स्किन कंडक्टिविटी है, ये 4 ऐसी चीजें हैं जिस पर पॉलीग्राफ टेस्ट यानी कि लाइट डिटेक्शन टेस्ट काम करता है। अब अगर सरल भाषा में बोलूं तो इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं आपसे कुछ सच बोल रहा हूं तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा, और अगर आपने कोई सवाल मुझसे पूछा और मैं उसको झूठ बोल रहा हूं तो हो सकता है कि मेरा हार्ट बीट बढ़ जाए। आपको आप लोगों ने अपनी जिंदगी में भी देखा होगा, और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग की नज़र में भी ये ज़रूर आया होगा। कभी कभी किसी ने आपसे झूठ बोला होगा, कोई ऐसा मौका होगा बचपन में या आज के दौरान में, जो दफ्तर लोग जाते हैं, कोई काम करते हैं, कि कभी ना कभी कोई झूठ बोल देता है। वो झूठ जिससे बहुत ज्यादा किसी को नुकसान ना हो, क्रिमिनल वाला झूठ नहीं। लेकिन जब भी हम झूठ बोलते हैं तो मन में एक डर होता है, उस डर की वजह से आपका जो हार्ट बीट होता है वह कई बार बढ़ जाता है, आप नर्वस हो जाते हैं। और लाइट डिटेक्शन टेस्ट के दौरान में यही सारी चीजें मेजर की जाती है। तो जब लाइट डिटेक्शन टेस्ट होता है तो उसमें कई सारे सवाल होते हैं, उसको बोलते हैं कंट्रोल्ड क्वेश्चन। एक होता है रिलेवेंट क्वेश्चन कंट्रोल। क्वेश्चन का मतलब होता है कि कुछ ऐसे सवाल जो आपके अतीत से पूछे जाएंगे जिनके आपको आप सही जवाब दे सकते हैं। और रिलेवेंट क्वेश्चन होता है कि क्राइम से रिलेटेड जो इस गुनाह का आरोप आपके ऊपर है, जिस मामले की जांच चल रही है, उससे जुड़े हुए सवाल जो होते हैं। तो पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान जो होते हैं वह रीड करते हैं, आपकी हार्ट बीट को रीड करेंगे, क्योंकि अगर आप सच बोल रहे हैं तो आपका हार्ट बीट लगातार स्मूथ चलता रहेगा। लेकिन अगर आप झूठ बोलते हैं तो आपका हार्ट बीट जो होता है वह शायद थोड़ा तेज हो जाए, आपका ब्लड प्रेशर जो होता है वह थोड़ा सा बढ़ जाए, रेस्पिरेशन हो सकता है आपके माथे पे यहाँ पर पसीना आ जाए। और स्किन कंडक्टिविटी, आपका जो स्किन है, ये भी अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। आपकी बॉडी की दशा के अनुरूप अगर आप सच बोल रहे हैं तो अलग तरीके से रिएक्ट करेगा, और अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो अलग तरीके से। कई लोग सच बोलते हैं तो वह उनका चेहरे पर बहुत ज्यादा एक्सप्रेशन नहीं रहेगा, झूठ बोलते हैं तो माथे पर सिकुड़न आ जाती है। इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जो एक्सपर्ट्स होते हैं वही करते हैं। शुरुआत में कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे कि जैसे आपका नाम क्या है, क्या आपके 2 भाई बहन हैं, या फिर परिवार में, और कौन कौन ऐसे सवाल जिनके आप सही सही जवाब दोगे। और उस वक्त जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो देखते रहते हैं कि भाई जब ये सही जवाब दे रहा है तो मीटर किस तरीके से चल रहा है, आपका ब्रेन एक्टिविटी किस तरीके से चल रहा है, हार्ट बीट किस तरीके से चल रहा है। तो उसको एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं कि अगर ये सही बोल रहा है तो ये रेफरेंस पॉइंट है। इसका फिर कुछ जानबूझ के गलत सवाल पूछे जाते हैं कि जैसे संजय रॉय को बोला जाए कि तुम्हारा नाम क्या विनोद भी है, तुम्हारा नाम क्या मनीष भी है। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं ताकि वह उनके क्या जवाब दे रहा है वह भी समझ में आए। फिर इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि वह जानबूझ के झूठ बोले। जैसे संजय रॉय से अगर मान लीजिए
सवाल कर दिया गया कि उस रात तुमने शराब पी थी, उसका वह जवाब दे सकता है कि हाँ, पी थी या नहीं पी थी। लेकिन कुछ ऐसे सवाल हो सकते हैं जो सीबीआई को पता है कि इसने नहीं किया है। जैसे रास्ते चलते तुमने एक और महिला गलत बोला हुआ है, तो उसका जवाब देगा कि नहीं, मैंने नहीं किया है, तो सीबीआई उसको भी पकड़ेगा। कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे कि जैसे संजय रॉय के फ़ोन से बहुत सारे खराब पिक्चर मिले थे, क्या तुम्हें देखने की आदत है? इसमें इस तरह के सवालों में आदमी बचने की कोशिश करता है और वह झूठ बोलता है। उस समय की ब्रेन एक्टिविटी को देखा जाएगा कि उस वक्त जो आपने रेफरेंस पॉइंट सच बोलते हुए लिया था, झूठ बोलते हुए क्या रेफरेंस पॉइंट मिल रहा है। उसके बाद क्राइम के सवाल किए जाते हैं और जो सीबीआई के सूत्र हैं वह यही बता रहे हैं कि संजय रॉय ने बहुत सारे सवालों के जो जवाब हैं वह गलत दिए हैं, झूठे दिए हैं, जांच को गुमराह करने वाले दिए हुए हैं। इस पर जो हमारी बातचीत होगी सीबीआई सूत्रों से, वह जानकारी मैं आपके साथ में साझा करती रहूंगी। कौन जिम्मेदार है? सीबीआई के हाथ में क्या क्या सबूत मिला है? क्या सीबीआई संजय रॉय के खिलाफ में पुख्ता सबूत इकट्ठा कर पाई है? और संजय रॉय आखिरकार क्यों झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है? तो इसके पीछे असली गुनहगार कौन है? इन सब पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। बस लेडी डॉक्टर को इंसाफ मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि एक बाप ने अपनी बेटी को खोया है, एक माँ ने अपनी बेटी खोई है। एक माँ बाप से बढ़कर उसका दर्द कोई और नहीं जान सकता। बात को दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और आपको क्या लगता है, इसके समय इंसाफ मिलेगा या नहीं, या और उलझता जाएगा? चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ।